हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आपको पता है कि मैं लॉ की रिवीजन आपको करा रहा हूँ, जो कि सेकंड सेमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और अगर आपने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरी पूरी वीडियोस देख ली तो आपको पूरा चैप्टर जो है कवर अप हो जाएगा। इसमें मैं आपको जो है लॉ के साथ साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी जो है करवाऊँगा, जो कि इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। और भी सब्जेक्ट की वीडियोस डालूंगा, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं पूरा लॉ ही ख़त्म कर दूँ, उसके बाद और सब्जेक्ट की जो है वो भी मैं इस पे अपलोड कर दूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देख रखी है, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें अगर आपको समझ में तभी आती है जब आप स्टार्टिंग से देखते हो, तो अगर आपको वीडियो को समझना है तो आपको इससे पहले की जो 4-5 वीडियो मैंने अपलोड की है वो आप प्ले लिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है, इसमें किसी चीज़ की इंक्वायरी है, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। और जो लिंक जो है ऑलरेडी जो है मैं वीडियो के लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डायरेक्ट जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके कुछ भी क्वेश्चंस के अगर रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। मैं आपको वॉइस मेल या मैसेज टाइप करके बता दूंगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है आपका कंसीडरेशन, यानी समथिंग इज रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप बदले में उसे क्या पे करोगे। या जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। मैं सारा चीज़ यहाँ पे एग्जांपल में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझें कि ये एक्चुअली में होता क्या है। पहली चीज़, कंसीडरेशन की मीनिंग क्या होती है। कंसीडरेशन इज़ द प्राइस ऑफ समथिंग इज रिटर्न। ये एक प्राइस होता है जो कि एक सामने वाले को पे किया जाता है किसी चीज़ के बदले। अगर मैं किसी को कार बेच रहा हूँ तो उसके लिए कार कंसीडरेशन हो गई, और मेरे को क्या चाहिए होगा कंसीडरेशन में, पैसे। तो ये होता है कंसीडरेशन। एक लैटिन वर्ड है पैक्टो नॉन एरिटियो एक्शन, यानी कैन नॉट बी हेल्ड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। और याद रखना, बिना कंसीडरेशन, अगर कंसीडरेशन नहीं है किसी भी एग्रीमेंट में तो भाई साहब वो तो कॉन्ट्रैक्ट होने से रहा। विदाउट कंसीडरेशन नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें बिना कंसीडरेशन के काम नहीं चल सकता। तो चलिए आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर कर दूं मैं कि एक्चुअली में ये है क्या। देखो, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि मैंने क्या कहा, मीनिंग तो आप सिंपल सा आप लिख दोगे कि मीनिंग क्या होता है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिख दो तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है कि डेफिनेशन में आप ये लिखते हो कि इट इज़ अ सॉरी it is the price for which the promisee of the other is bought and promise to given value of impossible। यानी एक तरीके का ये प्राइस होता है जिसके बदले सामने वाले को प्रॉमिस किया जाता है कोई चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं, ठीक है। और गिवन यानी आप सामने वाले को क्या पे करोगे वो भी इसमें एनफोर्सेबल होना चाहिए। और जैसा कि सिंपल सा मीनिंग है समथिंग इज रिटर्न। चलिए एक एग्जांपल आपके सामने मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, कि एक एग्जांपल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ देखो एक एग्जांपल है ये वाला, आप अपनी कॉपी में ज़रूर इसे ज़रूर आप नोट करें कि ये एग्जांपल क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी सम ऑफ 50,000। ए ने ऑफर किया किसको, बी को। क्या ऑफर दिया कि सेल हिज हाउस, कि वो अपना घर जो है उसे बेचेगा सम कितने रुपए में, 50,000 रुपये में। खैर मजाक वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मली एग्जांपल दिया है। 50,000 में कोई घर देता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक एग्जांपल अमाउंट के लिए दिया हुआ है, तो आप इसे सीरियस लेके मत समझ लेना कि भाई 50,000 में भी कोई घर देता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसको आप सीरियस लेके मत चलना। ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर सम रुपीज़ 50,000। ए ने बी को जो है घर बेचा 50,000 में। बी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया, क्यों ना एक्सेप्ट करे भाई, इतना सस्ता कौन छोड़ेगा। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ए ने प्रॉमिस किया और उसको कंसिडरेशन में क्या मिलेगा, 50,000 रुपये।
क्योंकि ए अपना घर बेच रहा है इसको, तो बी इसको क्या देगा, 50,000। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, 50,000 रुपये। और बी के लिए कंसिडरेशन अमाउंट क्या होगा, क्योंकि उसे हाउस चाहिए तो भाई साहब ए उसे हाउस देगा। यानी दोनों अपने जो प्रॉमिस प्राइस के लिए किया था वही है। तो ए के लिए 50,000 रुपये हो गया क्योंकि वो घर बेच रहा है तो 50,000 चाहिए, और बी को क्या चाहिए, क्योंकि उसने 50,000 रुपये दिए तो बदले में क्या लेगा, वो घर लेगा। ये होता है कंसिडरेशन। तो आई होप आपको कंसिडरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद कह रहा है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमें समझनी चाहिए। यहाँ लिखा है पहला पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट बी प्रोसीड एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। भाई जो कंसिडरेशन होता है वो प्रोमिसर के डिज़ायर यानी उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर प्रोमिसर कह रहा है कि यहाँ ऊपर वाली एग्जांपल में अगर मैं कहूँ कि प्रोमिसर ने जब अपना घर बेचा बी को, तो प्रोमिसर ने अपनी इच्छा बताई कि भाई मैं 50,000 रुपये में घर बेच रहा हूँ, यानी वो उसकी इच्छा थी कि 50,000। वो 60 भी बोलता उसकी इच्छा तो 60 होती, 70 बोलता तो 70 थी। लेकिन याद रखना कंसिडरेशन हमेशा इच्छा पे चलती है, यानी डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। किसके प्रोमिसर पे, एक्सेप्टर के नहीं, जिसने प्रॉमिस किया है। यानी अगर मैंने आपको ऑफ़र दिया है तो ऑब्वियसली प्रॉमिसर मैं ही हूँ, या ऑफर कह लो या प्रॉमिसर कह लो। यानी जो ऑफ़र देगा उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं घर दे रहा हूँ तो मैंने बोल दिया भाई मेरी इच्छा है मैं 50,000 रुपये लूँगा, इससे कम नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। तो आप इसका एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने समझा रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में ज़रूर नोट कर देना ताकि आपको एक समझ में आ जाए। एक ये है, एक केस है जो कि केस आया था 1914 में, जिसका नाम है अब्दुल अजीज़ वर्सेस मासूम अली। इसमें क्या हुआ था कि एक मोहम्मदीन जो है एक प्रॉमिस करता है कि सब्सक्राइब ऑफ 500 टू फंड, कि वो 500 रुपये फंड देगा रिबिल्ड ऑफ मॉस्क्यू, यानी वो मस्जिद बनाने में हेल्प करेगा। एंड नो स्टेप वर टेकन rebuild the mosque. It was held that promise was without consideration and the subscriber is not a liable. देखो अगर आप किसी को ऐसे कहते हो कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा किसके लिए, इस घर को बनाने के लिए, तो आपको सामने वाले को भी तो कुछ चीज़ें पे करनी पड़ेगी, क्योंकि कंसिडरेशन ये चैरिटेबल है, एक तरीके की ये चैरिटेबल है। क्योंकि दो पार्टी होते हैं, एक प्रोमिसर और एक प्रोमिसी। अगर मैं आपसे कोई, यानी प्रोमिसर ने बोला मैं आपको कुछ दूंगा तो आप भी उसे कुछ पे करोगे। अगर आप सिर्फ वन साइड वाले बंदे हैं तो वन साइड को सिर्फ हम चैरिटी बोलते हैं, और चैरिटी को कंसिडरेशन में काउंट नहीं किया जाता है, ये याद रखना। तो यहाँ पर जो है कोर्ट ने कह दिया भाई नहीं, यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है, ये एक चैरिटेबल वाला काम था, अब उस पर थोप नहीं सकते कि अगर वो 500 रुपये नहीं दे रहे तो आप केस कर दो, बदले में सामने वाले को क्या दे रहे हो ये भी बता दो। तो इसीलिए ये यहाँ पर वैलिड नहीं माना गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर, ठीक है। जो प्रोमिसर है, अब यहाँ पे ना ये गलत लिख दिया शायद, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन। यहाँ प्रोमिसर होना चाहिए था बट प्रोमिसी है। खैर मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपको इस पे डिपेंड करता है। प्रोमिसर चाहे तो अपना वो प्रॉमिस जो है किसी अदर पर्सन पे भी शिफ्ट कर सकता है। इसका केस मिलता जुलता है रमैया, चनैया वर्सेस रमैया, जो कि 1881 में केस आया था, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले मैं ऊपर की लाइन पढ़ लूँ। कह रहा है इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। Under the Indian Contract Act, consideration may proceed from the promisee or any person. Consideration furnished by the third party या third party will be also valid. It is the done desire of the promiser. बिल्कुल promiser के desire से कंसिडरेशन जो है किसी थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रोमिसर ने कहा कि भाई मेरे को पैसे देने के बजाय मेरे किसी कलीग को दे दे, या मेरे किसी कहते ना कि मेरे चाचा को दे दियो पैसे, ठीक है, तो मेरे को दे रहा है ना, मेरे चाचा को दे दियो।
तो वो प्रोमिसी है, जो जिसको पैसा देना है वो उसके चाचा को पैसे दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोमिसर की इच्छा थी कि जो है मूव कर सके। इससे रिलेटेड केस यहाँ पे था, ये है आपका चनैया वर्सेस रमैया। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस केस में क्या हुआ था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, सिर्फ समझने की देरी है। इस केस में क्या हुआ था कि ए बाय डीड गिफ्ट एंड मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। ठीक है, ए जो है एक डीड, गिफ्ट डीड कहते हैं, जैसे होता है ना कि एजेड हो जाते हैं तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने पोता पोती के नाम कर देते हैं, तो ऐसे इसने जो है अपने डॉटर के नाम जो है प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट के तौर पे एक डीड साइन करके दे दिया विद द डायरेक्शन दैट, लेकिन साथ साथ उस डॉटर को ये भी डायरेक्शन दिया। देखो डायरेक्शन दिया इसका मतलब है प्रोमिसर की इच्छा है, यहाँ पे ओल्ड लेडी जो है उसकी एक इच्छा भी है कि मैं अपनी यानी अपनी बेटी को कहती है कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में तो दे रही हूँ, लेकिन आपको एक प्रॉमिशन जो प्रॉमिस करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा कि डॉटर शुड पे एन्युटी टू हिज एज ब्रदर। ठीक है, यानी जो ओल्ड लेडी है उसके ब्रदर को जो है वो एक पे करती जाएगी एन्युटी। ठीक है ना, किसको, ए के ब्रदर को, एज हैड बीन डन बाय ए, तब जो है इसे कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है ना। ओके, ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ ब्रदर एग्रीड टू पे द एन्युटी। ठीक है, और बाद में ये एग्जीक्यूटेड द राइटिंग इन फेवर ऑफ ब्रदर टू एग्री टू, और ले जो उसकी डॉटर है वो एग्री हो गई रिटर्न में कि हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं भाई, प्रॉपर्टी आ रही है तो कौन छोड़ रहा है, मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्या क्या हुआ, बाद में द डॉटर डिक्लाइन द फुलफिल ऑफ प्रॉमिस, शू रिकवर फॉर अमाउंट। देखो बाद में जो डॉटर है वो अपनी बातों से पलट गई, जिसके कारण जो ब्रदर है यानी वो ओल्ड लेडी का जो ब्रदर है वो श्यू कर दिया, यानी एक तरह से कहते हैं कि कोर्ट में चला गया अमाउंट को रिकवर करने के लिए। ओके, द डिफेंडेंट यानी सिस्टर कंटेंट द नो कंसिडरेशन फ्रॉम द ब्रदर एंड दैट ही बीइंग स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन एंड नो हैज़ राइट। यहाँ पर उस जो डॉटर है उसने क्या कहा, उसने कहा कि देखो भैया, मैंने तो प्रॉपर्टी इससे थोड़ी ली है, मैंने तो अपनी जो है दादी दादी जिससे भी हो ए से ली है, तो मैं तो पैसे उससे देना है, और उसने तो मेरे को एज अ गिफ्ट दिया है और वो पैसा लेना नहीं चाहती, वो तो फिर मैं इसको क्यों दूँ, इससे मैंने थोड़ी कुछ लिया है, उसके ब्रदर से मैंने जब कुछ लिया ही नहीं है तो मैं कैसे दूँ। जैसे ऊपर वाले में था ना 500 रुपये मॉस्क्यू बनाने के दिए थे, अब मर्जी है मैं ये दूँ या ना दूँ। तो यहाँ पर भी लेडी इस तरीके का चालबाजी कर रही थी, डॉटर जो है उसकी, कि भाई मैंने तो इसके ब्रदर से कुछ लिया ही नहीं है, ये तो मैंने अपनी दादी से लिया है, मैं तो दादी को पे करूँगी। ठीक है, लेकिन आपको मैं शुरू में बता दूं, जब मैं लाइन पढ़ रहा था तो उसमें ये बात लिखी हुई थी कि जो ओल्ड लेडी है उसने साफ बोला था कि मैं ये जो पैसा एन्युटी पेमेंट है वो ब्रदर को पे करना है, एज ब्रदर को पे करना पड़ेगा, और रिटर्न में लिखा भी था ये बात। तो यही तो इस पॉइंट की कहानी है जो ऊपर लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिस ऑफ एनी अदर। ठीक है ना, किसी भी अदर पर्सन को आप कंसिडरेशन ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कोर्ट ने कहा, क्या कहा इस पे हम बात कह दें कि यस, अ पर्सन अदर देन प्रोमिस्ड द ब्रदर वाज एंटाइटल टू मेंटेन शू। बिल्कुल, जो ब्रदर है वो लाइबल है भाई, ज़रूरी थोड़ी है जब उसके ओल्ड लेडी ने ट्रांसफ़र करने के लिए बोल दिया है कि आप उसे पे करोगे तो पे करोगे, क्योंकि उस लेडी ने बोला है। अगर लेडी नहीं बोलती तो आप इस चीज़ में नहीं मान सकते। ठीक है, तो यस, आप थर्ड पार्टी को जो है कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर सकते। देखो भाई का यहाँ कोई रोल नहीं था, ए के भाई का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया कि उसको आना पड़ा, क्योंकि कंसिडरेशन का पैसा जो है उसके ब्रदर को मिलेगा और ओबियसली मिलेगा, तो वो डॉटर जो है उसको पे करेगी ही करेगी, ये जजमेंट था। तो यही कहते हैं हम किसी थर्ड पार्टी को भी कंसिडरेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चनैया वर्सेस रमैया के केस में यही था, एनी अदर पर्सन। चलिए बढ़िया है, आपको समझ में आ रहा होगा।
प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब है जे द जनरल रूल इज दैट ओनली द पर्सन इंटाइटल टू द बेनिफिट और बाउंड बाय ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल टू शू अपॉन इट। स्ट्रेंजर जो है कैन नॉट फाइल द शूट। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक प्राइवेट लॉ है। प्राइवेट लॉ में हम जो है वही इंसान केस कर सकता है जो उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था। कोई बाहर का व्यक्ति वो जो है वो उस पर केस फाइल नहीं कर सकता। और बाहर के व्यक्ति को कहते हैं स्ट्रेंजर। ठीक है, स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर, हाँ भाई जरा दिखाओ। हाँ लिखा है देखिए, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल शूट इन्फोर्स एनी राइट अराइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, चलिए बढ़िया। तो याद रखना कि यहाँ पर सिर्फ वही इंसान जो है कंसिडरेशन के लिए डिमांड कर सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। ठीक है, कोई स्ट्रेंजर नहीं कर सकता। आप बोलोगे सर ऊपर भी तो स्ट्रेंजर ही था उसका ब्रदर। भाई साहब उसमें तो प्रोमिसर ने साफ बोला था कि मेरे कंसिडरेशन का अमाउंट मेरे ब्रदर को मिलना चाहिए, तो इसीलिए वो इंटाइटल था, वरना नॉर्मली कोई इंटाइटल नहीं होता, सिर्फ उसी को ही मिलता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो बढ़िया है, आप एक बार ये केस पढ़ लेना, ये वाला एग्जाम्पल, और आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप ये एक बार पढ़ लो पूरा, ठीक है। और आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, और भाई और कोई चीज़ें जो मुझे बतानी चाहिए? हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग भी होता है। अब पास्ट के अकॉर्डिंग कैसे होता है ये भी आपको मैं वन बाय वन बता देता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पर देखो, ये है पास्ट कंसिडरेशन, कह रहा है वेयर द प्रोमिसर हैड रिसीव द कंसिडरेशन बिफोर द डेट प्रोमिसी, द कंसिडरेशन इज टर्म टू पास्ट कंसिडरेशन। जैसे ए टीच द चाइल्ड ऑफ बी, बी के चाइल्ड को जो है, ठीक है ना, ए टीच द चाइल्ड ऑफ बी, ए ने बी के बच्चे को पढ़ाया एट रिक्वेस्ट, और साथ में ये रिक्वेस्ट किया कि आफ्टर 6 मंथ बी एग्री टू पे द सम ऑफ 600। लेकिन उसने ये भी कंडीशन रखी कि 6 महीने बाद ही वो पैसा देगा। देखो यहाँ पे टीचर ने तो पढ़ा दिया 6 महीने, अब उसके बाद जो है अब 6 महीने के बाद ही उसे पैसा मिलेगा। तो एक ने तो अपनी कंसिडरेशन फुलफिल कर दी ना पास्ट में, अब उसे पैसा बाद में मिलेगा 6 महीने बाद, तो वो इस चीज़ में शामिल है। तो बी प्रोमिस टू सर्विस ऑफ विल टेकन पास्ट कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पास कंसिडरेशन, क्योंकि टीचर ने तो अपना 6 महीने पहले पढ़ा दिया, तो इसे पास कंसिडरेशन में कि एक ने तो प्रॉमिस फुलफिल कर ली, दूसरा 6 महीने बाद कर देगा। प्रेजेंट का मतलब है हाथों हाथ ले लेना, भाई मैंने अपना काम कर दिया और तूने अपने तरफ से पैसे दे दिए, बात खत्म। जैसे अगर हम शॉपकीपर के पास जाते हैं कि ए परचेज गुड्स फॉर शॉपकीपर वर्थ ₹100, ए पे मनी टू शॉपकीपर, और ए ने तुरंत ही पैसा दे दिया, तो प्रेजेंट है कि भाई सामान खरीदा, पैसा दिया, बात खत्म, ये प्रेजेंट में। तीसरा आ जाता है आपका कंसीडरेशन। ठीक है, कंसीडरेशन कौन सा? फ्यूचर वाला, कि वेयर द प्रोमिसर हैव रिसीव कंसीडरेशन इन फ्यूचर फॉर हिज प्रोमिस द कंसीडरेशन एट द फ्यूचर। ठीक है, जैसे कह रहा है ए प्रोमिस टू हिज हाउस टू बी 15,000 आफ्टर वीक। ठीक है, एक महीने कह रहा हूँ मैं, 1 वीक के बाद, यानी 1 हफ्ते के बाद जो है वो आपको ये हाउस बेचेगा। और साथ साथ बी भी यही प्रॉमिस कर रहा है कि ठीक है भाई, मैं भी तेरे को 15,000 रुपये जो है 1 वीक के बाद दूंगा, जो कि ट्यूसडे को है। तो दोनों ने जो है अपनी कंसिडरेशन फ्यूचर के लिए टाल दिया कि भाई फ्यूचर में दूंगा, तो इसको कहते हैं हम फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो ऑब्वियसली आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, क्योंकि लास्ट पॉइंट है इसलिए कहीं ना कहीं हम इसमें
एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें बिना कंसीडरेशन की भी जो है, मतलब उसमें कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपको बोला था ना कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कंसीडरेशन वैलिड नहीं माना, तो ये वो केस है, यानी व्हेन नो कंसीडरेशन इज़ नेसेसरी, जिसमें कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ लिखा हुआ है कह रहा है जनरल रूल इज़ दैट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ऐसे माना जाए, सामान्य अगर रूल देखा जाए, विदाउट कंसीडरेशन इज़ वॉइड। लेकिन बट सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट the अंडर मेंशन एक्सेप्शन टू मेक अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन वैलिड। लेकिन सेक्शन 25 कह रहा है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, उनको छोड़कर हम ये कह सकते हैं कि बिना कंसिडरेशन भी जो है वैलिड होता है। वो क्या है? पहला है प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन का मतलब हो गया नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वही हस्बैंड वाइफ वाले हो गए, रिश्तेदार वगैरह। अब सपोज करो मेरे फादर ने मुझे कहा कि बेटा अगर तू पास हो जाएगा ना ग्रेजुएशन तो मैं तुझे बाइक दूंगा, तो ये तो था नॉर्मल बात। लेकिन अगर वो कहते हैं कि बेटा मैं तेरे को लिखित में दे रहा हूँ, ये देख ले पेपर पे लिखित में दे रहा हूँ, तो भाई साहब उनको देना पड़ेगा और आप केस कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर यही चीज़ पूरी कहानी लिखी हुई है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ऑन अकाउंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, वही डोमेस्टिक वाले परिवार वाले। लेकिन हाँ, द पार्टी आर स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के नियर रिलेशन में होना चाहिए, और द कॉन्ट्रैक्ट इज अ रिटन, राइटिंग में होना चाहिए, तभी बात बनेगी। नॉर्मल बोलने से काम नहीं चलेगा। जैसे सपोज करो ए आउट ऑफ हिज लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज वाइफ 10,000, दिस प्रॉमिस पुट इन रिटर्न। अगर ए ने अपनी वाइफ को कहा कि मैं 10,000 रुपये दूंगा, वो भी कह रहा है रिटर्न में दूंगा, तो भाई साहब उसका बाप भी उसे 10,000 रुपये देगा देगा, ठीक है, क्योंकि रिटर्न में बात आ गई है। तो ये खैर आपको ये चीज़ समझ में आ गई। प्रॉमिस टू कंपनसेट ऑन वॉलेंट्री सर्विस, वॉलेंट्री सर्विस में के रिगार्डिंग आपको कंपनसेट हुआ। सपोज करो आप जा रहे थे रास्ते में, ठीक है, और आपने एक जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और आपने उसे बचा लिया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो उसके कोई रिश्तेदार है, उन्होंने कहा यार अच्छा हुआ आपने जो है ये बहुत अच्छा काम किया है, हम आपको बहादुरी के तौर पे हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया है, वॉलेंटरली समाज सेवा का काम किया है, तो हम आपको जो है पैसा दें। तो वहाँ पर भी उस बंदे को देना ही पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है, ठीक है। मैं तो नहीं कहता कि वॉलेंटरी कोई, क्योंकि वॉलेंटरी का मतलब समाज सेवा करना है, उसमें तो कोई पैसा नहीं। लेकिन सामने वाला खुद चल के आके मेरे से कहता भाई मैं तेरे को पैसा दूंगा तो तू बेटा देगा, और अगर भगा ना तो देख ले गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये याद रखना इसमें कि प्रॉमिस टू कंपनसेट वॉलेंटरी सर्विस, क्या आपने पास्ट में कोई वॉलेंटरी सर्विस की होगी और उसमें कहा गया था कि बेटा आप घर पे आना 1 महीने बाद हम आपको रिवॉर्ड देंगे, तो जब आप घर पे गए तो कहता कौन भाई तू कौन, तो ऐसा अगर करे ना तो भाई साहब कर दो केस कि वादा किया तो निभाया क्यों नहीं भाई। अच्छा, प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेट। अभी टाइम बेयर डेट का मतलब है जैसे सपोज करो ए ओन बी 2,000 बट द डेट वार बेयर बाय द लॉ लिमिटेशन, ए गिवन्स रिटर्न प्रॉमिस टू 1,000 अकाउंट डेट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। टाइम बेयर डेट का मतलब होता है कि कुछ टाइम पीरियड चला गया, ठीक है, टाइम पीरियड चला गया तो अब तो लोन का पैसा उसे वापस नहीं मिलेगा जब टाइम पीरियड जो भी होता है, लेकिन फिर भी उसने रिटर्न में साइन किया कि भाई मैं तेरे को 1,000 रुपये दूंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तेरे को पैसे देने की, मैं तो दूंगा 1,000 रुपये। तो वहाँ पर सामने वाला दे ही रहा है पैसा, तो फिर उसमें भी हम इसे कंसिडरेशन मानेंगे, बेशक वो टाइम लिमिट ख़त्म हो गया। पता है ना आपको, जब टाइम लिमिट ख़त्म हो जाता है तो आपने अगर तब तक नहीं कोई अप्लाई किया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। चलिए बढ़िया। कोई एजेंसी है, एजेंसी से अगर आप कोई काम करवा रहे हो उसमें भी कंसिडरेशन जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, ये कंसिडरेशन की इसमें भी हाँ, कोई अगर आपको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, और गिफ्ट भी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बट डज नॉट अप्लाई कंप्लीटेड गिफ्ट अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 25 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि अगर कोई आपको गिफ्ट वगैरह भी दे रहा है तो वो भी जो है इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये कहानी आपको आई होप समझ में आ गई जो मैं कहना चाहता हूँ।
स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या हम किसी स्ट्रेंजर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू जनरल रूल लॉ ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट में शू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट द रूल इज बेस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी। मैंने कहा था ना ऊपर की प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कोई स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट में जो है शू नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता, सिर्फ वही पार्टी करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगा। बट दीज मीन रिलेशनशिप सस्टिंग द बिटवीन द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इट्स मीन म्यूचुअली विल बी या क्रिएटेड लीगल बॉन्ड बिटवीन द पार्टी टू अकाउंट द कॉन्सेप्ट। कह रहा है अगर सिंपल सा एक भाषा समझे, कह रहा है एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शू अपॉन इट इवन थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट इज हिज बेनिफिट सप्लाइड कंसिडरेशन। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियरी, जैसे सपोज करो नेसेसरी सामान, जैसे हम माइनर को ऊपर, मैंने आपको जब माइनर को पढ़ाया था एक तरीके से कह रहे ना कि माइनर को अगर मैंने नेसेसरी सामान दिया और उसने मेरे को ये कहा कि मेरे चाचा से ले लेना, मेरे पापा से ले लेना, ठीक है, और मैंने उसे नेसेसरी सामान दे दिया। अब मैं वहाँ गया तो वो कहता है कि भाई तूने दिया क्यों, मैं क्यों दूँ तेरे को, तूने दिया क्यों उसे? भाई नेसेसरी सामान अगर मैं दे रहा हूँ तो भाई साहब वो पैसा देगा ही, चाहे उसका चाचा दे चाहे उसका पापा दे, पैसा तो देगा ही देगा, क्योंकि नेसेसरी सामान के रिगार्डिंग उसे पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे जो सप्लाई कर रहा हूँ वो बेनिफिशियली कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर अपना नुकसान क्यों करूँ? ठीक है, मैंने उसे नेसेसरी सामान दिया, उसने मेरे से कौन सा आईफोन मांगा है, उसने मेरे से सिर्फ जो खाने का सामान था वही तो मांगा है मैंने, सॉरी उसने मेरे से मांगा, मैंने उसे दे दिया, तो उसे देना पड़ेगा भाई साहब, पैसा उसकी प्रॉपर्टी से हासिल कर ली जाएगी। प्लीज़ आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग। दूसरा कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट गिवन राइट इम्पोज द ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एनी पर्सन एंड अदर देन पार्टी। देखो कोई दूसरे पार्टी पे ऑब्लिगेशन नहीं थोप सकते कि भाई तू कहाँ, ये तेरे रिश्तेदार था ना ये जो भगा है पैसे लेके, बेटा तू देगा। कैसे थोप रहा है भाई, मैं इसमें कहाँ पे हूँ, मेरा क्या रोल है इसमें? मेरा रिश्तेदार था, तूने कॉन्ट्रैक्ट किया, जाके उसे पकड़, मेरे को क्यों पकड़ रहा है? ठीक है ना, मैंने कौन सा तेरे को यहाँ पर रिटर्न में साइन करके दिया था कि अगर ये भग जाएगा तो मैं तेरे को पकड़ूंगा, ऐसा कहीं दिया था क्या? नहीं ना, तो फिर कैसे कह रहे हो? तो वो चीज़ें यहाँ पर जो है मेंशन की जाती है। तो वही कह रहा है, ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये है, तो एक बार आप इसे ज़रूर रीड कर लो यार, अगर आप मेरी बात मानो तो ज़रूर आप इसे रीड कर लेना। तो खैर आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और वैसे भी आधे घंटे हो ही चुके हैं, और आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, देखने में कुछ जा नहीं रहा, 1.5 कीजिए और फटाफट आप उसे एक बार देख लीजिए। एग्ज़ाम से पहले भी अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, मैं यकीन मान कह रहा हूँ कि आप जो है वहाँ पे बहुत अच्छा लिखेंगे। और जैसा कि मेरा टारगेट है 75% ग्रेजुएशन में आपको मार्क्स दिलवाना, वो तभी पॉसिबल है जब आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, तो खैर आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई शेयर लाइक तो करना बनता है अपने दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूल मत जाना, पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।